हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग डायरी। इस वीडियो में आज हम क्लास 12th बैंकिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कवर करेंगे। एंड ये आपकी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो या कंप्लीट मैराथन है। इफ यू आर going to cover all the questions which I am going to discuss with you all in the video, तो आई एम 100% श्योर कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में यू विल बी एबल टू को रिलेट कि हाँ मैम ने जो ये क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं वही क्वेश्चंस आपको मोस्टली पेपर में भी कल मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यूनिट 1 आपका है एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपको पता है बेटा डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है, आपका बैंक में एक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट में आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है। तो डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो डेबिट कार्ड में आप सिर्फ उतना ही पैसा खर्च कर सकते हो जितना आपके अकाउंट में है, राइट। तो एक बारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेबिट कार्ड, अ पर्सन इज स्पेंडिंग हिज ओन मनी। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है और आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, जिसका अमाउंट 1,50,000 है। सपोज आपको टीवी खरीदना है 1,50,000 का, लेकिन अकाउंट में तो पैसे 1 लाख ही है। बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 1,50,000 का टीवी भी खरीद सकते हो बिकॉज 50,000 जो एक्सेस अमाउंट है वो बैंक आपको एज अ गिविंग यू एज लोन। तो एक तरह से आप 50,000 बैंक से बोरो कर रहे हो। तो एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? ये बोरोड फंड्स है, राइट। दूसरा डिफरेंस क्या है कि डेबिट कार्ड में आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ पे इन स्लिप यूज्ड इन बैंक्स। सो पे इन स्लिप क्या है? कस्टमर इसको यूज करते हैं जब भी उनको बैंक में कैश डिपॉजिट करानी है या चेक डिपॉजिट कराना है तो दे फर्स्ट फिल द पे इन स्लिप, ठीक है। इसमें कस्टमर्स इसको फिल करते हैं और देन दे डिपॉजिट द मनी। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग शेयर्स इन डीमैट अकाउंट? सो एडवांटेजेस क्या है डीमैट अकाउंट में अगर आप शेयर्स को रखते हैं? पहले क्या होता था, शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखा जाता था। अब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है डीमैट अकाउंट में। तो यहाँ पे एक तो जब भी आप सिक्योरिटीज, पहले तो आपको सिक्योरिटीज का मतलब पता होना चाहिए। सिक्योरिटीज में शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। जब भी आप सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हो तो और डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज हैं तो कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है ट्रांसफर होने पे। फिर सिक्योरिटीज जो है दे कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इफ दे आर केप्ट इन अ डीमैट अकाउंट। बैड डिलीवरीज की जो प्रॉब्लम होती है जब शेयर्स या सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में होते हैं, वो वाली प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाती है इन दी डीमैट अकाउंट। देन जो रिस्क रहता है कि शेयर्स चोरी हो गए, ठीक है, वो वाला रिस्क भी एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज दे आर केप्ट इन दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देन जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स है, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कौन से होते हैं? बोनस, राइट्स, डिविडेंड्स। तो ये जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं इजिली सेटल हो जाते हैं, फास्ट सेटल हो जाते हैं व्हेन द शेयर्स आर केप्ट इन दी डीमैट अकाउंट। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि पेपर से पहले आप एक बार इसको रीड भी कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ मैनेजर ऑफ IFFC बैंक, आप एक मीटिंग एम्प्लॉयज की कंडक्ट कर रहे हो एंड आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है ब्रांच ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को, राइट। सो इस कंटेक्स्ट में एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द ब्रांच, तो इस कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि बैंक के कौन कौन से इनकम सोर्स है, यानी बैंक को कहाँ कहाँ से इनकम मिलती है। तो देयर आर टू सोर्स ऑफ बैंक इनकम। बैंक को कहाँ कहाँ से इनकम मिलती है? पहली तो है इंटरेस्ट इनकम जिसको हम फंड बेस्ड इनकम भी बोलते हैं,
ठीक है, फंड बेस्ड भी बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट, यानी कि वो इनकम जैसे जो बैंक को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट। बैंक ने कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अब बैंक को बदले में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। दूसरा है नॉन इंटरेस्ट इनकम, जिसको नॉन फंड बेस्ड इनकम भी बोला जाता है। तो ये वो इनकम है जो विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट। एक बार इसको रीड करते हैं। नॉन फंड फैसिलिटीज कौन सी हैं, या नॉन फंड विच आर दोज वेयर immediate payment of money is not involved, but bank gives a sort of support in the form of guarantee or promise or undertaking on behalf of the customer in favor of third parties. सो उसको हम नॉन फंड फैसिलिटीज कौन सी होती है कि ये मनी की फॉर्म में तो नहीं होती है सबसे पहली बात, लेकिन यहाँ पे बैंक जो है वो थर्ड पार्टी को गारंटी देता है या प्रॉमिस करता है कि जो भी मेरा कस्टमर है, अगर वो थर्ड पार्टी को पे नहीं कर पाएगा टाइमली, तो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में गारंटी देता है कि अगर कस्टमर जो है वो फुलफिल नहीं करता है अपनी ऑब्लिगेशंस, तो बैंक जो है वो थर्ड पार्टी को कस्टमर के बिहाफ पे पे करेगा, राइट, क्योंकि बैंक ने प्रॉमिस किया है और गारंटी दी है। सो जब भी बैंक वो पेमेंट करता है थर्ड पार्टी को, अगर कस्टमर पे नहीं कर पा रहा है, तो ये जो नॉन फंड फैसिलिटी है उस समय में ये एक तरह से फंड फैसिलिटी बन जाती है, राइट। अच्छा, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी, ये हमारी नॉन फंड एक्टिविटीज में आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है 1 मार्कर कि कौन सी दो नॉन फंड एक्टिविटीज है। तो एक तो है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, लेटर और बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रीजन है कि बैंक ब्रांचेस में शटर गेट्स लगे होते हैं, ठीक है। शटर गेट जो है ये कब ओपन होता है, ये सिर्फ कब ओपन करना चाहिए कि अगर शटर गेट्स आपने देखा होगा बैंक्स में लगे होते हैं, क्या पर्पस क्या होता है शटर गेट्स का, कि एट अ टाइम सिर्फ एक पर्सन है उस गेट के थ्रू एंट्री कर सके या एग्जिट कर सके। तो इससे क्या होता है कि कोई भी फ्रॉड, थेफ्ट या कोई भी मिसचीफ है वो अवॉइड हो सकता है, राइट। तो कोई भी जैसे अगर शटर गेट ना हो, तो जस्ट इमेजिन उस केस में क्या होगा, कोई भी जो है वो बैंक से फटाफट फास्ट भाग सकता है, लेकिन शटर गेट की वजह से ओनली वन पर्सन एट अ टाइम निकल सकता है। तो उस केस में ये वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिमूव हो सकती है। नेक्स्ट, दो डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं ऑफ सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बाय बैंक्स। अभी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, राइट। सो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। ये वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो बैंक ने नहीं ऑफर किया है, लेकिन किसने ऑफर की है, एक्सटर्नल पार्टीज ने, एक्सटर्नल एंटिटीज ने, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है या कोई एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स नहीं ऑफर कर रहे हैं। बैंक्स ने क्रिएट नहीं किए हैं ये वाले प्रोडक्ट्स, क्रिएट किसने किए हैं, किसी और पार्टी ने, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से। तो बैंक जो है यहाँ पे एक मिडलमैन का काम करता है बाय सेलिंग दीज प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, ठीक है। सो इसलिए इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैंक ने नहीं क्रिएट किए किसी और ने, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने। बैंक सिर्फ एक मिडलमैन का काम करता है बाय सेलिंग दीज प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, ओके। सो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स उनके लिए कौन से हो गए, दे ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। म्यूचुअल फंड्स और पेंशन प्लान्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और लोन प्रोडक्ट्स। तो इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर बैंक ये वाले प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को सेल करते हैं एज अ मिडल मैन, तो उस केस में क्या होता है, एक तो बैंक जो ये कर रहे हैं when they are offering such services, तो they are exposed to reputational risk, right। उनको जो रिस्क फेस करना पड़ेगा बैंक को वो क्या है, there is a risk of reputation on account of
मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई बारी जो प्रोडक्ट्स ये इंश्योरेंस कंपनीज जो है सेल कर रही होती हैं थ्रू द बैंक्स, तो उसमें दे आर सेलिंग विद सम अदर ऑब्जेक्टिव, और बैंक्स का कोई और अलग इंटरेस्ट होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ये क्लैश प्रॉब्लम, इनका इंटरेस्ट जो है वो क्लैश कर सकता है। दूसरा, बैंक्स जब ये सेल करते हैं तो दे सेल इट एज अ मिडल मैन, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज और क्लैरिटी नहीं होती है इन प्रोडक्ट्स की, राइट। और जो बैंक्स में फ्रंट लाइन स्टाफ होता है वो इंटरेस्टेड होता है कि किसी तरह भी इन प्रोडक्ट्स को वो पुश करे, कस्टमर को बेच दे, ठीक है। और उनका मेन इंटरेस्ट जो है या फोकस हट जाता है बैंक के प्रोडक्ट्स के ऊपर, ज्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन दी बैंकिंग प्रोडक्ट्स, उनका फोकस चला जाता है इन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचने में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, स्टाफ जो है वो अनट्रेन्ड भी हो सकता है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, बैंक हैव वेरियस चैनल्स टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। What are the different ways to transfer money electronically from one person to another? Explain any one in brief. तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर होता है आज की डेट पे, राइट। सो यहाँ पे देखिए नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक ही ब्रीफ में बताना है, आप दोनों का नाम लिखेंगे और एक को एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज नेफ्ट? नेफ्ट क्या है? यहाँ पे भी फंड्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू द अदर। सो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो और आप किसी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप बैंक में जाकर, इवन दो यू डोंट हैव द बैंक अकाउंट, तो आप बैंक में जाके फंड्स इजीली नेफ्ट रिक्वेस्ट कर दोगे और यू कैन इजीली ट्रांसफर द फंड्स टू द अदर पर्सन, टू द अदर ब्रांच। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट फिक्स्ड है कि मैक्सिमम एक बारी में आप सिर्फ 50,000 रुपीज ही ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आपको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, राइट। तो सारी आपको डिटेल्स बैंक को बतानी है। लेकिन एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है कि जिसको भी आप फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। जैसे ए ने ट्रांसफर करना है बी को 40,000, तो बी कौन हुआ? जिसको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ ना नाम, स्पेलिंग या, तो ये जरूरी है कि बी के बी का जो अकाउंट है इट मस्ट बी देयर विद द बैंक। सो ये जरूरी है, अगर ए को बी को ट्रांसफर करने हैं 40,000, तो जरूरी नहीं है कि ए का बैंक अकाउंट भी हो, वो किसी भी बैंक में जाएगा जिसमें जो नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांचेस होंगी उस ब्रांच में जाएगा और वहां पे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे फंड ट्रांसफर करने हैं बी को। लेकिन ये जरूरी है कि बेनिफिशियरी यानी कि बी, उसका जो अकाउंट है वो जरूर ब्रांच में के साथ होना चाहिए, तभी उसको फंड्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट बेसिस। सो आरटीजीएस की फुल फॉर्म 1 मार्कर पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यू में। इट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट। सो ये रहा। और इसी तरह नेफ्ट की भी आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये 1 मार्कर आपको इसकी फुल फॉर्म यू आर एक्सपेक्टेड टू ask in the you are expected to know, ठीक है। So real time gross settlement, uh, it is defined as continuous settlement of fund transfer individually on an order by order basis without netting। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट लेके आता है कि मुझे फंड ट्रांसफर करने हैं, पहले तो मिनिमम कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हो? 2 लाख, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे ऊपर नेफ्ट में लिमिट थी मैक्सिमम 50,000 की, राइट। सेकेंड थिंग,
विच यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे फंड्स जैसे ए आया कि उसको बी को फंड्स ट्रांसफर करने, तो इमीडिएटली फंड्स जो है वो बी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन नेफ्ट में क्या फर्क है, यहाँ पे नेटिंग होती है। नेटिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर आर में देखते हैं, जैसे ए ने बी को करने हैं, ठीक है, सी ने डी को करने हैं, तो नेटिंग का मतलब सारी ये जो ट्रांजेक्शन 1 घंटे के अंदर, सपोज जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, पहले 1 घंटे तक वेट किया जाता है कि 1 घंटे में कितनी लोगों की रिक्वेस्ट आ गई है। फिर इकट्ठे ही ए और सी का पैसा जब है 1 घंटे के बाद ट्रांसफर किया जाता है। रियल टाइम में ऐसा नहीं है, जब भी रिक्वेस्ट आ रही है, ए ने बोला है कि मेरा ट्रांसफर कर दो, तो ए की रिक्वेस्ट उसी समय कर दी जाती है। ऐसे ही सी, ये नहीं देखा जाता कि 1 घंटे तक जिस जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है फिर इकट्ठे ही ट्रांसफर करेंगे। इट इज नॉट इन आरटीजीएस, राइट। तो आप ये लिख सकते हैं पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मोहन का करंट अकाउंट है एसबीआई में और वो ट्रांसफर करता है फंड्स एवरी डे। वन डे ही आस्क्ड द बैंक मैनेजर टू ट्रांसफर 50,000 टू अ क्लाइंट इन मुंबई इमीडिएटली। ठीक है, बैंक मैनेजर ने रिप्लाई किया कि टू ट्रांसफर द फंड्स इमीडिएटली मिनिमम अमाउंट 2 लाख चाहिए। तो किस चीज की बात हो रही है? मिनिमम अभी मैंने बताया था, मिनिमम वाला दिखाया था ना 2 लाख, तो यहाँ आरटीजीएस की बात हो रही है। 3 फीचर्स बताने, फीचर्स में आप लिख सकते हैं मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इमीडिएट ट्रांसफर होते हैं फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। यहाँ नेटिंग इज नॉट देयर, नो नेटिंग, तो आप लिख सकते हैं। और इनवर्ट ट्रांजैक्शन यानी बेनिफिशियरी को जो पैसा मिलता है उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते। आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, जैसे अगर ए बी को ट्रांसफर कर रहा है तो बी को कोई चार्जेस नहीं देने, बी के लिए हो गया इनवर्ट, लेकिन ए को चार्जेस देने पड़ते हैं आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 functions performed by banks other than accepting deposit and lending money। तो ये तो मेन फंक्शन है ही बैंक का, आपको पता है बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और मनी जो है लोगों को लेंड करता है, बोरो, लोग जो है बैंक से बोरो करते हैं। इन 2 फंक्शंस के सिवाय और कौन से फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म करता है? सो बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, गारंटी देता है कस्टमर के बिहाफ पे, राइट। फिर लॉकर्स की फैसिलिटी कस्टमर्स को देता है और रेंट लेता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है, कस्टमर्स को सेल करता है। चेक्स एक्सेप्ट करता है, राइट, एंड ड्राफ्ट भी इशू करता है। तो 3 फंक्शंस बताने, मैंने यहाँ पे आपके मोर देन 3 4 5 बताए हुए, तो अगर पेपर में 3 है तो आप 3 ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक क्रेडिट, ये आपको बताना। ओके, सो लेटर ऑफ क्रेडिट ensures that transaction proceeds as planned. Bank guarantee reduces the loss if the transaction does not go as planned। तो ये तो एक बुकिश लैंग्वेज हो गई, लेकिन मतलब क्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि ये एक ऑब्लिगेशन है जो बैंक लेता है, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन है, बैंक ने एक ऑब्लिगेशन ली है कि वो पेमेंट करेगा, ठीक है, वंस सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। एंड बैंक गारंटी क्या है? ये भी एक तरह से लाइक का क्रेडिट है, ये गारंटी करता है सम ऑफ मनी टू दी बेनिफिशियरी। गारंटी का मतलब क्या है? आप गारंटी कर रहे हो तो बेनिफिशियरी को जो है गारंटी कर रहा है कि मैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो पे करूंगा, ठीक है, गारंटी ले रहा हूँ बेसिकली। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, एक तरह से आप जो है ये ऑब्लिगेशन है जो बैंक ले रहा है कि आई विल मेक द पेमेंट। अगर मेरा कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा है या कोई भी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा है तो आई विल मेक द पेमेंट,
ठीक है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इंश्योर ट्रांजेक्शन प्रोसीड्स एज प्लान। नाउ राइट एनी 4 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। इन दोनों का, आपको डिमांड ड्राफ्ट को डीडी भी बोलते हैं और बैंकर्स चेक यानी आपको चेक के बारे में और डिमांड ड्राफ्ट का डिफरेंस बताना है। राइट, चेक जो है वो यूज किया जाता है ताकि हम मनी ट्रांसफर कर सके विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ड्रॉर ब्रांच। लेकिन डीडी जो है आप इजिली यूज कर सकते हो फॉर ट्रांसफरिंग मनी। ठीक है, चाहे जिस भी पर्सन को आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो वो कहीं दूसरी भी जगह में रहता है। ठीक है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और चेक ज्यादातर लोकल लिमिट्स के अंदर ही यूज होता है। ठीक है। सेकंड, जो चेक का एरिया है वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट का वास्ट है। चेक जो है वो प्री प्रिंटेड होता है, चेक के ऊपर पहले से ये वर्ड्स मेंशन होते हैं, नॉट नेगोशिएबल। डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा कुछ प्रिंटेड नहीं होता है। राइट, ओके। डिमांड ड्राफ्ट जिसके अगर वैल्यू 20,000 का आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं या उससे ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वो तभी इश्यू होगा अगर उस पे ये ऐसे अकाउंट पे क्रॉसिंग के साथ ही होगा। जैसे ये डिमांड ड्राफ्ट है और यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग बनी होगी, क्रॉसिंग मतलब ये दो लाइंस ड्रॉ होंगी और अकाउंट पे ही लिखा होगा। लेकिन चेक में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, और चेक कैन ओनली बी क्लियर्ड इन द ब्रांच फ्रॉम वेयर इट इज इशूड। मतलब अगर आपने ए ब्रांच से चेक इशू करवाया है तो क्लियर कौन करेगा? ए ब्रांच ही क्लियर करेगी इस चेक को जहां से ये चेक इशू है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कैन बी क्लियर्ड एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। कोई भी ब्रांच से क्लियर हो सकता है। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ब्रोकरेज सर्विस का मतलब बताना है और why bank act as dealer for such services, list instrument in which bank deals। सो ब्रोकरेज सर्विस का मतलब क्या है? ब्रोकरेज सर्विस का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचने की और खरीदने की, ऐसी सर्विसेज को बोला जाता है ब्रोकरेज सर्विस। राइट, नेक्स्ट है व्हाई बैंक एक्ट एज डीलर फॉर सच सर्विसेज। बैंक इसलिए डीलर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बैंक को ब्रोकरेज इनकम मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। इसलिए कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक डील करते हैं? इक्विटी शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, करेंसी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी सिस्टम। सो ये वाली सर्विसेज हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम ओपन करना, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, री डीमेटेरियलाइजेशन। अब डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट किया जाता है, शेयर्स बोलिए या सिक्योरिटीज बोलिए, सिक्योरिटीज इज अ वाइड टर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। री डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज हैं उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको री डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। देन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज, अकाउंट ट्रांसफर। तो ये सर्विसेज हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। राइट, ओके। नेक्स्ट, नीड ऑफ हैविंग नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर लॉक हायरर्स। अब कस्टमर्स जो है वो बैंक में सिर्फ अपना अकाउंट ही नहीं बनाता, लॉकर फैसिलिटी भी लेता है जहाँ पे अपने वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट पेपर्स रखता है। तो जब भी वो लॉकर रेंट पे लेता है साथ में वो दूसरे इंसान का नाम भी नॉमिनेशन में लिख देता है। नॉमिनेशन में क्यों लिखा जाता है कि जिसका भी अगर लॉकर है, ठीक है, अगर सपोज ए ने लॉकर बैंक से लिया है और उसने अपना सामान रखा है, सपोज ए की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस भी इंसान का नाम मेंशन्ड है एज अ नॉमिनी, तो वो जो है ही कैन हैव द एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ द लॉकर। तो वो लॉकर
उसके पास राइट चला जाता है, वो जो है लॉकर को इजीली एक्सेस कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ द राइट ऑफ एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ द लॉकर does not automatically devolve on the surviving। तो सिंपल इसका ये है कि देन अदर पर्सन, इसलिए ज़रूरी है कि एक नॉमिनी होना चाहिए, ताकि अगर मेन जो रेंट लॉकर जिसका ओनर है या रेंट पे लिया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सर्वाइविंग जो नॉमिनी है ही कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ द लॉकर, राइट उसके पास चला जाता है। ओके नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अच्छा यहाँ क्वेश्चन आई थिंक मैं लिखना भूल गई हूँ। तो आपको दो नॉन इंटरेस्ट इनकम बतानी है बैंक की। ये ऊपर भी क्वेश्चन था, शायद ये उसी का है। उसमें था ना कि बैंक के दो कौन से सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो है इंटरेस्ट इनकम जिसको फंड बेस्ड इनकम भी बोलते हैं, और दूसरा है नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसे नॉन फंड बेस्ड इनकम भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे नॉन इंटरेस्ट के बारे में पूछा है कि दो एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं। बैंक की इनकम ऐसी कौन सी है जो इंटरेस्ट के थ्रू नहीं आती, किसी और सोर्स से आती है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, और दूसरा लॉकर रेंट, राइट। नेक्स्ट, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, ये रिपीट है, मैं आपको ऊपर क्वेश्चन ये कर ही चुकी हूँ। हाउ डू बैंक अर्न प्रॉफिट्स, बैंक को प्रॉफिट कैसे मिलता है। बैंक जो है फंड्स देते हैं लोगों को, ठीक है, लोग बोरो करते हैं, तो उसमें बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, कमीशन मिलती है, फीस मिलती है, एडिशनल चार्ज। तो ये बैंक ऐसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट, बैंक गारंटी क्या है। तो अगर कोई भी जो बैंक क्या करता है, बैंक अपने जो भी कस्टमर है बैंक का, जिसका क्लाइंट है या कस्टमर है जिसका भी अकाउंट बैंक के साथ है, तो बैंक उनके बिहाफ में थर्ड पार्टी को गारंटी देते हैं, राइट। कि अगर सपोज मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, ये बैंक है और ए जो है इसका बैंक के साथ अकाउंट है। अब ए जो है ये पैसे बोरो कर रहा है सी से, ठीक है, ए जो है वो बोरो कर रहा है, तो बैंक जो है वो सी को गारंटी देगा कि अगर ए जिसने पैसा बोरो किया है, अगर ये ही फेल्स टू पे द मनी बैक, तो बैंक जो है वो ए के बिहाफ पे सी को पैसा दे देगा, राइट। फीचर्स क्या है बैंक गारंटी के, पीरियड ऑफ गारंटी, तो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में गारंटी जो है वो वैलिड होती है, राइट। अमाउंट जो है, जिस अमाउंट की गारंटी दी जा रही है वो क्लियरली मेंशन होता है कि बैंक जो है मैं कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपीज की गारंटी दे रहा हूँ, दिस अमाउंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। पर्पस बैंक गारंटी का, रीजन जो है वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड होता है, और ग्रेस पीरियड भी बताया जाता है, राइट। नाउ डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। तो आई थिंक ये आपका आरबीआई वाले चैप्टर है, उसमें उसका ये क्वेश्चन है। चलिए, पर अभी यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया तो एक बारी मैं इसको कवर करा ही देती हूँ। सीआरआर का भी फुल फॉर्म आता है 1 मार्क का, और एसएलआर का भी आता है। तो सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर क्या है कि जो भी बैंक के पास जितने भी फंड्स है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है डिपॉजिट्स का जरूरी है कि बैंक को रखवाना है विद दी आरबीआई। आरबीआई कौन सा है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक कौन से हो गए, कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड कि जितने भी इनके पास डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंटेज डिपॉजिट्स का दे हैव टू कीप विद द आरबीआई। ओके, एंड व्हाट इज एसएलआर। यहाँ पे जितने भी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स है,
उसका कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक है वो यूज नहीं कर सकते फॉर लैंडिंग पर्पस, दे हैव टू कीप देम सेपरेटली, वो कुछ परसेंटेज अलग से अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। यानी ये जो जैसे सपोज अगर 20 लाख रुपए है और मैं 1% या 2% रख लेती हूँ, 2% कितना हो गया आपका 40,000, तो ये 40,000 अलग से बैंक अपने पास रखेगा, इसको यूज नहीं करेगा फॉर लैंडिंग पर्पस। और यहाँ पे बैंक जो है सपोज 40,000 आरबीआई के पास रखेंगे, ठीक है। पर्पस क्या है सीआरआर का, सॉल्वेंसी मेंटेन करना और यहाँ लिक्विडिटी मेंटेन करना, राइट। पर्पस influence and control inflation to regulate money supply. Explain the implication of CRR on interest rate inflation. तो CRR का implication बताना है आपको। अब CRR मैंने आपको बताया, देखो इसका ना समझाने के लिए बच्चे इस टॉपिक में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो CRR का मतलब अभी आपको मैंने बताया, देखो जैसे अगर बैंक के पास 10 लाख है और कुछ परसेंटेज 2% ले लेती हूँ, बैंक को इस 10 लाख में से 2% अलग से आरबीआई के पास रखवाना है। कितना हो गया 2%? 20,000। अब बैंक के पास कितना बचा, ठीक है, बैंक के पास बचा 9,80,000 जो बैंक यूज कर सकता है फॉर गिविंग मनी टू द पब्लिक, दोज हु वांट टू बोरो, तो वो बैंक के पास जाके इस 9,80,000 में से दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक। अब सीआरआर को अब लोगों के पास अगर पैसा आता है, लोग क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी बिकॉज दे हैव गॉट द मनी, वो खरीदेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अगर अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो फिर आरबीआई क्या करती है, वो इस परसेंटेज को सीआरआर को बढ़ा के 4% कर देती है। क्यों 4% कितना हो गया, अब बैंक को 10 लाख में से 40,000 आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा और बैंक के पास अब कितना बच गया 9,60,000, यानी पैसा कम हो गया। तो जब पैसा कम हो गया तो आगे जो बैंक है, बैंक के पास पैसा कम है तो लोगों को भी कम वो प्रोवाइड करेगी, लोग कम बोरो कर पाएंगे, कम बोरो कर पाएंगे यानी कि मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई जब कम हो जाती है, मनी सप्लाई एमएस मतलब मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो देखो जब सीआरआर बढ़ती है, पहले कितनी थी 2%, अब हो गई 4%, तो बैंक के पास अब कम पैसा है लेंडिंग के लिए। पहले बैंक के पास 9,80,000 था जब 2% था, अब कम हो गया, अब हो गया 4% जब हो गया तो 9,60,000 रह गया, राइट। तो जब लेंडिंग के लिए पैसा कम रह जाएगा तो कस्टमर्स भी कम बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे तो स्पेंड भी कम करेंगे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा, राइट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक क्रेडिट कार्ड्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव बिजनेस? गिव 2 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। यस, क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रेडिट कार्ड से सेल्स इंक्रीज हो जाती है और कन्वीनियंट मेथड है पेमेंट का। नेक्स्ट, नकुल एक बिजनेस रन कर रहा है इन्वर्टर्स का, उसको ऑर्डर मिला है 200 इन्वर्टर्स का, तो एज द अमाउंट ऑफ पेमेंट इज ₹5 लाख। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है शॉप, इसने डिसाइड किया टू ट्रांसफर द फंड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, विच सर्विस ऑफ बैंक इज रेफर्ड टू हियर? सो इट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट, ठीक है। द सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज नेफ्ट। सो इसके फीचर्स जो हैं, इसके फीचर्स भी आपको पेपर में आ सकते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल द फीचर्स, राइट ऑल। अच्छा एक चीज और है, जब आप फीचर्स लिखेंगे तो जिस तरह मैंने ये आंसर लिखा है, प्रॉपर हेडिंग लिखी है और हेडिंग के बाद एक्सप्लेन भी किया है, इसी तरह आप इसको प्रॉपरली पहले हेडिंग लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट है
आपका इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, नेशन वाइड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे फंड्स जो है ट्रांसफर होते हैं बिटवीन ऑल द बैंक्स अक्रॉस इंडिया। बैच वाइज सेटलमेंट होते हैं, बैच वाइज मैंने आपको बताया ना, 1 आवर में जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि फंड ट्रांसफर करने हैं उनको एक साथ ग्रुप किया जाता है और फिर एक साथ ही फंड्स ट्रांसफर होते हैं। सेफ है, नो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट, राइट। देन रिक्वायर्स बैंक डिटेल, सेंडर को जो है जो भी पैसा ट्रांसफर कर रहा है उसको अपनी सारी डिटेल्स, आईएफएस कोड, बैंक नेम, सब कुछ जो है मस्ट नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिसीवर कि जिसको फंड ट्रांसफर करने है उसका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक नेम क्या है, ब्रांच क्या है नेम, ये प्रॉपरली उसको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका, यस, नीरूज ग्रैंडफादर, या जस्ट अ सेकेंड बेटा, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज आई थिंक ऊपर थोड़ा सा जो नेफ्ट का मैंने पहले करवाया था डिटेल में, उसमें एक चीज गलत लिखी हुई थी, लेट मी रेक्टिफाई दैट। यस, ये रहा, या ये 50,000 किसके लिए है, जो जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है। वैसे नेफ्ट में जो आपको पता होना चाहिए, नेफ्ट में देयर इज नो मिनिमम लिमिट, ये चीज मैं एक बारी क्लियर कर दूं। नेफ्ट के केस में फंड्स अगर कोई मिनिमम अमाउंट कितना करना है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यू कैन ट्रांसफर एनी यू नो अमाउंट एंड देयर इज नो अपर लिमिट आल्सो, नो अपर लिमिट आल्सो। लेकिन अब आप कंफ्यूज होगी कि मैम अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था 50,000 पर ट्रांजेक्शन, ये किसके लिए है कि जिस भी लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है और वो फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक ट्रांजैक्शन में वो मैक्सिमम 50,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जिसका बैंक अकाउंट है उनके लिए कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और आरटीजीएस में तो आपको मैंने बताया ही था कि मिनिमम 2 lakhs और मैक्सिमम नो लिमिट, राइट। तो यहाँ पे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ये वाला कि 5 लाख रुपीज इलेक्ट्रॉनिकली, तो नेफ्ट का आप लिख सकते हो, राइट। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीरू के ग्रैंडफादर वाज अनवेल एंड गेव हर अ गिफ्ट पैकेट। उसने पैकेट खोला और देखा कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स हैं। तो ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज लेट ग्रैंडफादर। और क्योंकि अब ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर ट्रांजैक्शंस करनी है शेयर्स में तो नीरू को डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा विद द डिपॉजिटरी। तो कौन सा अकाउंट है, नेम ऑफ द अकाउंट इज डीमैट अकाउंट। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस, प्रोसेस को बोला जाता है डीमेटीरियलाइजेशन, जहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दो रीजंस बताइए क्यों फिजिकल फॉर्म जो है वो अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वो फिजिकल सर्टिफिकेट चोरी हो जाते थे, खो जाते थे, डैमेज हो जाते थे, फिर स्लो है, पेपर वर्क ज्यादा था, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए वो प्रोसेस बंद हो गया। एक चीज और, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम केस स्टडी या आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कोशिश की है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लूँ मैं केस स्टडी बेस्ड, कि पेपर में अगर आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखो तो यू शुड नो कि हाँ मैम ने तो ऐसा डिस्कस कराया था तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टेट टू ड्यूटीज ईच ऑफ बेलर एंड बेली। अब बेलर कौन होता है, बेली कौन होते हैं, देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है बेलर कौन है। मैं, यस, बेलर कौन है, द पार्टी दैट डिलीवर्स द गुड टू अनदर।
एंड बेली कौन है? टू whom द सेम इज डिलीवर्ड। अब क्या मतलब है? जैसे ए ने गुड्स दिए बी को, जो डिलीवर कर रहा है वो कौन हुआ? बेलर। जिसको रिसीव हो रहा है उसको बोलते हैं बेली। ठीक है, ड्यूटीज क्या है बेलर की? कि जो भी गुड्स में फॉल्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करना। आप बेलर जो है गुड्स दे रहा है बेली को, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जितने भी फॉल्ट गुड्स, अगर गुड्स में कुछ डिफेक्ट है तो वो क्लियरली बताए बी को। फिर all faults including not known but existing at the time of bailment in case of non gratuitous bailment. Okay, अब what is gratuitous and what is non gratuitous bailment वो आपको पता होगा, तभी आपको सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट जो है वो समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ना, स्पेलिंग आपको देखनी है ये वाली ध्यान से, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा गलत लिख देते हैं पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, ग्रेट्यूटोस में का मतलब क्या है? जब भी बेलर यानी अगर ए बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बेली को विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट के, तो उसमें अगर बेलमेंट आपकी ग्रेट्यूटोस है यानी बिना पेमेंट के ही ए जो है बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो सिर्फ नोन फॉल्ट्स डिस्क्लोज करना जो ए की नॉलेज में है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। अगर ए को पता है ये वाले फॉल्ट्स जो गुड्स में हो सकते हैं, उसको पता है ये वाले फॉल्ट्स हैं, तो ए की ड्यूटी है कि वो बी को वो वाले फॉल्ट सारे बता दे। और अगर नॉन ग्रेट्यूटोस पेमेंट है, नॉन ग्रेट्यूटोस मतलब जहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व है, तो सारे फॉल्ट्स चाहे वो ए को पता हो या ना पता हो, ड्यूटी बनती है ए की कि उसको इन्फॉर्म करना। सेकंड है टू बियर एक्सपेंसेस। तो अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो सारे एक्सपेंसेस ड्यूटी है ए की कि ही हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, राइट। और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट के केस में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर करना ए की ड्यूटी है, राइट। सेकेंड और कौन सी ड्यूटी है ए की? ए मतलब बेलर, ठीक है, कि अगर बेली को कोई भी लॉस हुआ है क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव थे, तो ए की ड्यूटी है वो बी को जो है कॉम्पनसेट करेगा फॉर द लॉस, राइट। ओके, अब ड्यूटीज क्या है बेली की, ये भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो बेली की ड्यूटी है कि जो भी बेलर्स के गुड है वो उनको मिक्स ना करे अपने गुड्स के साथ या किसी और बेलर के गुड्स के साथ। ठीक है, जैसे ए बेलर है और बी बेली है, देर आर वन मोर बेलर सी, सी ने भी बी को गुड्स दिए और ए ने भी दिए, तो बी की ड्यूटी है कि वो इन दोनों के गुड्स को आपस में मिक्स ना करे और अपने गुड्स के साथ भी मिक्स ना करे। अगर वो ऐसा करता है और अगर उसने गुड्स को मिक्स कर दिए और पॉसिबल है कि मिक्स करने के बाद गुड्स अगर सेपरेट हो सकते हैं, तो बेली को सारा खर्चा सेपरेशन का खुद ही उठाना पड़ेगा, बी को ही उठाना पड़ेगा। और गुड्स अगर सेपरेट नहीं हो पाते तो बी को ए और सी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बेली की और कौन सी ड्यूटीज है कि उसको ए और सी के गुड्स का उतना ही ध्यान रखना है कि जैसे वो उसके अपने ही गुड्स हो। नेक्स्ट, यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 1 इज ओवर। इट इज अबाउट इनोवेशंस इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। वीडियो आई थिंक काफी लंबी जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनिट्स काफी हैं और मैराथन वीडियो है, एंड ये पेपर, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप पूरा चैप्टर, पूरे बुक नहीं पढ़ पा रहे, इस वीडियो को भी देखते हैं, आई कैन एश्योर यू 100% कि योर पेपर विल गो वेल, because it comprises the summary of all the important questions from all the chapters which you can expect in your board examination. Acha, one more thing, please hype this video so that it can reach maximum number of students. Please hit the like button, share and subscribe my channel also. Okay, nowadays
single window system is adopted and check drop boxes are maintained in बैंक branches. तो आपको इसका रीजन बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो है अब जो है बैंक अडॉप्ट कर रहे हैं और चेक ड्रॉप बॉक्सेस भी मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यस, सिंगल विंडो सिस्टम और जो चेक ड्रॉप बॉक्सेस हैं बैंक में, ये एक तरह से मॉडर्न बैंकिंग इनोवेशन है। और इसका एम क्या है? एम है कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो आपको इतना ही पेपर में लिखना है, ठीक है। और दूसरा, ऑनलाइन बैंकिंग अब स्टार्ट हो गई है, जिससे जो कस्टमर्स हैं अब उनको इनकन्वीनियंस नहीं होती है, ठीक है। उनको बैंक हर बारी जाने की जरूरत नहीं है, बाय द सिटिंग एट होम वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि क्योंकि कस्टमर्स का टाइम प्रेशियस है, उनको लंबी लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ता बैंक में। आपने देखा होगा कि ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे वो चेक्स को ड्रॉप कर देते हैं ताकि उनका टाइम जो है वो सेव हो। ओके, फुल फॉर्म बतानी है एटीएम की, इट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बताने हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब भी एटीएम इंस्टॉल होता है। एक सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड्स या अलार्म सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट, पर्पस क्या है एटीएम का, और दो यूजेस बताने हैं एटीएम के। एटीएम जो कंप्यूटराइज मशीन है, ठीक है, कस्टमर्स को फैसिलिटी देती है कि वो अपने अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी एटीएम मशीन, कैश निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उनको बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। यूज क्या है, 24/7 सर्विसेज, कैश वो एक्सेस कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस व्यू कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड दे कैन रीफिल योर प्रीपेड कार्ड। स्टिपुलेटेड सेफ्टी मेजर्स बताने हैं फॉर एटीएम सिक्योरिटी। सो यहाँ पे तो आपको पता ही है, कैमरा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स, रिपीट है ये वाला क्वेश्चन। ओके, फिशिंग बताना है एज वन ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग रिस्क। फिशिंग एक तरह से इंटरनेट स्कैम है। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो दे ट्राई टू ट्रिक यू इनटू योर गिविंग देम योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। वो आपको इस तरह ट्रैप कर लेते हैं कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप जो है क्रिमिनल्स को प्रोवाइड कर दो, ठीक है। वो कैसे करते हैं, आपको फेक ईमेल भेजते हैं, ठीक है, और आपको तो ये लगता है कि नहीं ये तो ट्रस्टेड कंपनी से आ रही है। आप उस ईमेल में जो लिंक होता है अगर आप उसको क्लिक करते हो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन गेट स्टोलन। एक्सप्लेन स्किमिंग एंड स्पूफिंग। सो स्किमिंग क्या होता है, यहाँ पे स्किमर्स, फ्रॉडर जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडेस्टर, ठीक है, फ्रॉडेस्टर्स ये क्या करते हैं, ये स्किमर्स का यूज करते हैं ताकि फेक एटीएम कार्ड्स जो है ये बना ले। तो जैसे ही कस्टमर अपना एटीएम कार्ड अगर एटीएम मशीन में इंसर्ट करता है तो क्या करते हैं, दे रीड ऑल दी कार्ड इंफॉर्मेशन। स्किमर्स जो है ये सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो रीड कर लेते हैं। अब स्पूफिंग क्या है, सो यहाँ पे मिसलीडिंग कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं इन्वेडर्स, ठीक है। So they also try to steal the information. Why core banking solution is needed? तो core banking solution क्यों चाहिए होते हैं, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव हो, ठीक है, एंड know your customer, you can comply with the know your customer requirements. 3 precautions to be taken while doing internet banking. तो OTP आपको यूज करना है, सेफ वाईफाई फैसिलिटी यूज करनी है, and personal computer you should use for security purpose. Now explain the concept of WAP payments. अब WAP की फुल फॉर्म भी 1 मार्कर आ सकती है जिसका मतलब है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।
ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे स्मार्टफोन्स जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट्स। यूजेस क्या है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट सर्विसेज स्मार्टफोन में एक्सेस कर सकते हो। फीचर्स बताने कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और कंप्यूटर से रिजल्ट जो है काफ़ी एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। देन इट कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ टास्क कंटिन्यूसली, कंप्यूटर की हेल्प से आप काफ़ी काम कंटिन्यूसली कर सकते हो। एंड कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग, बहुत वर्सेटाइल है। आप अकाउंटिंग भी कर सकते हो, बिल्स प्रिपेयर कर सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो, मेल्स भेज सकते हो, कम्युनिकेट, कंप्यूटर हेल्प्स यू इन कम्युनिकेटिंग ऑल्सो, राइट। एंड प्रोसेसिंग पावर, तो कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल है, फास्ट है एंड वेरी यूजर फ्रेंडली है। ओके, explain the precautions to be taken while doing internet transactions। तो ये भी रिपीट है, मैंने अभी बताया था, पासवर्ड आपको यूज करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाने हैं, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करनी है, देखना है कि वेबसाइट सिक्योर है, और लॉग आउट करना है हमेशा ऑनलाइन बैंकिंग। जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस करते हो तो उसके बाद आप यूज कर लिया अपनी वेबसाइट, आपको लॉग आउट करना है। और ओटीपी, बैंक यूज करता है ये सिस्टम टू मेक योर पेमेंट सेफर। 3 एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग टू द कस्टमर। सो आपको लाइन में वेट नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू वेट इन द लाइन। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग का सबसे एडवांटेज ये है, राइट। देन यू डोंट हैव टू प्लान योर डे अराउंड बैंक आवर्स, तो इसमें भी वही है कि आप कभी भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको जब भी अपना बैलेंस देखना है तो यू कैन इजिली एक्सेस दैट। नाउ, टू एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन बैंक। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यस, एडवांटेजेस क्या है, आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अगर आप जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर वे, बाय थ्रू द कंप्यूटर, तो आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग इंस्टेंट होती है, राइट, पेपर वर्क कम हो जाता है। रिपोर्टिंग इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। देन कोई भी जो अकाउंटिंग क्वेरीज है वो भी आप इजिली हैंडल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, उसी का कंटिन्यूटी में ही है कि ऑनलाइन फैसिलिटी है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देता है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सको। एंड स्केलेबिलिटी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है। इफ़ यू जनरेट द रिपोर्ट्स थ्रू द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो वो रिपोर्ट्स काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, सिक्योर होती हैं। नाउ, तो आप डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, 3 एडवांटेजेस ऑफ बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। तो ये भी वही रिपीट है, कन्वीनियंस, ठीक है, 24/7 आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, बेटर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, सर्विसेज बेटर मिलती हैं, एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू यूनिट 3, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच। तो आपको फंक्शंस बताने हैं फ्रंट ऑफिस ऑफ अ बैंक। सो फ्रंट ऑफिस का क्या काम है, ही हैज टू टेक केयर, सॉरी, फ्रंट ऑफिस इट हैज टू नॉट, इट हैज टू टेक केयर ऑफ कस्टमर नीड्स, ठीक है। और जितना एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रंट ऑफिस की कि नए कस्टमर्स को लेकर आना है फॉर द बैंक, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय बैंक स्ट्रॉन्ग वॉल्ट, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। या बैंक वॉल्ट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रूम है, ये एक सिक्योर प्लेस है जहाँ पे मनी, वैल्यूएबल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं, राइट। सो एक तरह से सेफ, जैसे आपके घर में भी होता है ना सेफ या लॉकर, तो इट्स लाइक दैट ओनली, जहाँ पे आप वैल्यूएबल चीजें जो है स्टोर करते हैं। लिस्ट 3
ब्रांच मैनेजर्स ड्यूटी एज रिटेल बैंकर। तो आपको ब्रांच मैनेजर की ड्यूटीज बतानी है यहाँ पे। मेन क्या है ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी? कस्टमर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करना, ब्रांच का एनवायरनमेंट प्लेजेंट रखना, क्लीन हो, प्रॉपर स्टाफ हो हर काउंटर में, ड्रिंकिंग वाटर हो, वॉशरूम्स क्लीन हो, इंश्योर करना कि एवरीथिंग इज इन प्रॉप इज नीट एंड क्लीन, प्लेजेंट हो, और डिसीजंस लेना टाइमली, ठीक है। और अगर हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है जब भी, तो वो अप्रूवल टाइमली लेना, गाइड करना अपने स्टाफ को, ब्रांच की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कस्टमर्स को के साथ गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक विजिटर हैं बैंक ब्रांच में। आप क्यों गए हैं? क्योंकि आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, एंड आपको बताना है कि कौन से सिक्योरिटी मेजर्स यू हैव कम अक्रॉस इन अ बैंक, जो सिर्फ बैंक में ही पाए जाते हैं। तो आपको 4 वो सिक्योरिटी मेजर्स बताने हैं, ठीक है, जो बैंक लेता है फॉर प्रोटेक्टिंग द कस्टमर्स। सो एक तो ये हो गया आपका कि एंट्रेंस और एग्जिट गेट जो है, इट शुड बी गार्डेड बाय गनमैन। तो वहां पे आपने देखा होगा जब भी बैंक में आप गए हैं कि एंट्रेंस और एग्जिट गेट पे गनमैन होता है, राइट। फिर एक ही पर्सन की एट अ टाइम एंट्री या एग्जिट अलाउड होती है। ऑल अदर एंट्रीज शैल बी क्लोज, बाकी एंट्रीज जो है वो क्लोज होती है, ताकि कोई भी जो है वो बैंक में एंटर या एग्जिट उसी to prevent anybody from entering or exiting the bank from that entry point, सिर्फ एक ही की एट अ टाइम जो है वो एंट्री अलाउड होती है, बाकी एंट्रीज जो है वो क्लोज कर दी जाती है ताकि कोई भी एंटर ना कर सके। अलार्म्स भी होते हैं, बर्गलर अलार्म्स फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, टू इंश्योर द सेफ्टी। सीसीटीवी कैमरा होता है। फिर जो बर्गलर अलार्म होता है वो अटैच होता है कहाँ पे? टू द डोर ऑफ द वॉल्ट, राइट। देन फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं सेवरल प्लेसेस में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड ऑफ द बैंक ब्रांच। तो फ्रंट ऑफिस दैट यू विल बी परफॉर्मिंग, कोई भी क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी आ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हेड ब्रांच की? सुपरवाइज करना एवरीथिंग इन द बैंक, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखना, परफॉर्मेंस इंश्योर करना स्टाफ की। तो ये रिपीट वही वाला क्वेश्चन है ब्रांच मैनेजर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। ओके, सो नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ सर्विसेज offered by the bank branches, accept deposits, right, डिफरेंट टाइप्स। लोन प्रोवाइड करना लोगों को, ये भी एक सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करता है। लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उनको लोन देना, राइट। कैश डिपॉजिट बाय द कस्टमर या विड्रॉल बाय द कस्टमर, तो कस्टमर अगर डिपॉजिट करना चाह रहा है या विड्रॉ करना चाह रहा है, दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। एंड एक्सचेंज अनयूजेबल करेंसी नोट with fresh usable currency notes. Okay, what is meant by clearing process? Clearing एक वो प्रोसेस है जहाँ पे बैंक जो है वो चेक्स एक्सचेंज करता है, राइट, और पेमेंट इंस्ट्रक्शन विद ईच अदर टू सेटल पेमेंट बिटवीन देयर कस्टमर। तो बेसिकली एक तरह से एक्सचेंज प्रोसेस, क्लियरिंग एक वो प्रोसेस है जहाँ पे बैंक जो है वो चेक एक्सचेंज करता है विद ईच अदर, ताकि जो पेमेंट है वो सेटल हो सके। व्हाट इज मेंट बाय क्लियरिंग इन बैंक्स? ये वही ऊपर वाला ही हो गया रिपीट, कि अरेंजमेंट है, सेम ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है। 3 फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस ऑफ आरबीआई। सो ये आप 3 फंक्शंस जो हैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करेंगे पेपर में, कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको दे कैन बी एक्सचेंज। सो ये किससे पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग हाउस। देन क्लेम्स भी सेटल्ड होते हैं थ्रू द क्लियरिंग हाउस, एंड सेटलमेंट विद द मेजर बैंक्स ऑल्सो, एंड सेटलमेंट विद आरबीआई, with the central bank. Now,
ओके, बीएन बैंक इज प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो एक ये बैंक है, ये नया ब्रांच ओपन करना चाह रहा है जलंधर में। एम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ब्रांच सेटअप को करे। तो एज एन असिस्टेंट आपको एम को हेल्प करना है कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है फॉर लोकेशन एंड सिक्योरिटी सेफगार्ड रूल्स विच हैज टू बी फॉलोड फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी नई ब्रांच ओपन करनी होती है उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो आपको वो बताना है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए व्हेन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। सो एरिया जो है इट शुड बी सिक्योर विद कमर्शियल कंसिडरेशन अ प्रायोरिटी। तो एक कमर्शियल एरिया में जो है ब्रांच सेटअप होनी चाहिए, राइट। पुलिस स्टेशन पास में होना चाहिए ब्रांच के। एंट्रेंस लेवल पे 3 शटर गेट्स होने चाहिए, ठीक है। देन गार्ड्स जो है वो पोस्ट होने चाहिए। इमरजेंसी लाइट जो है वो भी इंस्टॉल होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। देन लेआउट ब्रांच का वो भी ध्यान में रखना है, मैनेजर का कैबिन कहाँ है, कैश वॉल्ट कहाँ होगा। स्ट्रॉन्ग रूम या सेफ जो है ये पब्लिक के व्यू से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन ऑन द कस्टडी कीज ये भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। विंडोज वेंटिलेटर उनमें ग्रिल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्रूटेड एज अ सीनियर बैंकर इन एबीसी बैंक। 3 फंक्शंस आपको बताने हैं ऑफ मिडल ऑफिस दैट यू विल बी परफॉर्मिंग। सो अब ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। जो मेंबर्स हैं मिडल ऑफिस स्टाफ के, दे मे नीड टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, इंगेज इन अदर एक्टिविटीज। तो आपको क्या बताना है, नीड टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। सो मिडलमैन ऑफिस का ये क्या है, दे आर कॉट बिटवीन फ्रंट ऑफिस, फिर मिडल ऑफिस है एंड देन बैक ऑफिस है। सो दे आर इन बिटवीन दी टू, ठीक है। इनको इन दोनों का प्रेशर फेस करना होता है और मेन इनका फोकस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में और पॉलिसीज गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान देते हैं ये, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फंक्शंस क्या है, ये वही वाला जो ऊपर मैंने रीड किया उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ। नाउ back offices provide many administrative support services to the front office। तो कौन से फंक्शंस बैंक ऑफिस परफॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट्स क्लाइंट्स को भेजना, तो ये इनका काम है। क्लाइंट की क्वेरीज हैंडल करना, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, चेकिंग एंड ओपनिंग क्लाइंट्स अकाउंट ये भी इनका काम है। चेक बुक्स इशू करना क्लाइंट्स को, चेक को क्लियर करना, ठीक है। एंड पोजीशन बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स है उनकी पोजीशनिंग करना। ओके, एक्सप्लेन द नीड फॉर अडॉप्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बैंक प्रॉपर्टी। 3 such measures। So it is important to have proper security arrangement to protect the customer and the bank, right। तो आपको 3 मेजर्स बताने कि कैसे बैंक की प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स बताने फॉर प्रोटेक्टिंग द बैंक प्रॉपर्टी। तो वही वाला इसमें कि एंट्रेंस एग्जिट गेट जो है इट शुड बी गार्डेड बाय गनमैन। जितनी भी एंट्रीज हैं ब्रांच हॉल में इट शुड बी क्लोज्ड कि कोई भी एंटर ना कर सके, राइट। बर्गलर अलार्म्स शुड बी फिक्स्ड। तो ऊपर जो मैंने बताया था वही वाला है। अब व्हाट इज द नीड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बैंक। बैंक में अलग अलग एरियाज है, हर किसी को सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको सेपरेट करना, ठीक है। और हर किसी एरिया का रोल अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो अगर आपने एरियाज को सेपरेट कर दिया तो हर एरिया जो है वो अकाउंटेबल होगा अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और फोकस कर पाएगा अपने एरिया में, इसलिए सेग्रीगेट किया जाता है। देन
विच ऑफिस ऑफ द बैंक इज नोन एज रेवेन्यू जनरेटर? फ्रंट ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, बैंक ये बैक ऑफिस है या मिडल ऑफिस है? कौन किसको रेवेन्यू जनरेटर बोला गया? फ्रंट ऑफिस को। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कस्टमर से डील करता है, इसका काम है कि कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखना, नए कस्टमर्स को लेकर आना, दैट इज वाई। देन 3 measures stipulated by RBI for vault protection. So vault protection के लिए कि जो एंट्रेंस है वहाँ पे शटर गेट्स होने चाहिए, जो कैशियर का कैबिन है वो एंट्री एग्जिट से थोड़ा सा दूर में होना चाहिए, इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए, गार्ड्स पोस्ट होने चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, सेफ्टी मेजर्स ये आप लिख सकते हैं। यूनिट 4 पे आते हैं, बेसिक्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। यस, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस गुड्स और सर्विसेज के इंक्रीज हो रहे हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये सिचुएशन को करेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है तो मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। नाउ दिस क्वेश्चन, विशाल ने 30, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ज़रूर पेपर में दिखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर किए हैं कि अगर आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर लो, आई कैन अश्योर यू 100% यू आर गोइंग टू डू इट करेक्टली इन योर पेपर, अगर आप ध्यान से करते हैं जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। तो विशाल ने 30,000 इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए 10% पे, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द टोटल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय विशाल। अब कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किया है कंपाउंडेड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला अमाउंट का होता है अमाउंट, दिस दिस इज द फॉर्मूला। P इज द प्रिंसिपल, जितना इन्वेस्ट किया है, P 30,000 कितने रेट पे किया है, रेट इज R, ये P हो गया, ये टाइम पीरियड N हो गया, 10% पे, और टाइम पीरियड है N मतलब 3 इयर्स के लिए किया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1 रेज टू पावर 3। कैलकुलेटर यूज अलाउड नहीं है, आपको मैन्युअली ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 30,000 फिर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, आंसर आपका ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका, दिस इज अमाउंट, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 39930। तो आपने अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपसे इंटरेस्ट भी बोला है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट आपका ये है, प्रिंसिपल आपका 30,000 था, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 9930। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको वीडियो जब आप पूरी देख लेंगे फिर इस क्वेश्चन को दोबारा अपने आप करिएगा, देखिए वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है BR एंड MIBOR। सो BR का मतलब है बैंक बेस रेट और MIBOR का मतलब है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, बेस रेट है वो चेंज नहीं होता है डेली, राइट। तो जब भी चेंजेस तभी होते हैं जब इकोनॉमिक सिचुएशंस डिमांड करती, लेकिन MIBOR इट इज डिसाइडेड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, कंपाउंड ज्यादा होता है। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये वाला है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ये कांस्टेंट होता है, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब एम ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं 5% पर एनम पे, इंटरेस्ट कंपाउंड है फिर यहाँ पे भी 3 साल के लिए, तो ये पहला केस है। सेकंड है एन ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, फ्रेंड को दिए हैं
5% पे, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 3 years। तो आपको बताना है कितना अमाउंट जो है विल बी रिसीव्ड बाय एम, कितना और कितना एन को मिलेगा, ठीक है, और किसको ज्यादा मिली है, किसको ज्यादा पैसा मिला है, यू हैव टू कंपेयर एट द एंड ऑफ 3 years। तो एम को कितना मिलेगा, पहले हम एम का देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका यही है, एम ने कंपाउंड पे दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया था कितना हो जाता है, पी कितना अमाउंट दिया था इसने, 1 लाख रुपए दिया है, और 5% पे दिया है 3 years के लिए, राइट। सो ये आपका हो जाएगा ओके। ये आपका इधर 20 हो गया, 520 इधर का, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा आपका 21/20 रेज़ टू पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका इतना, ये वाला। अच्छा, n को कितना मिलेगा, n का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका, और P कितना था, अलग से इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे P 1 लाख है, रेट कितना है यहाँ पे 5% है, 3 years के लिए है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, राइट, तो ये आपका आ जाएगा दिस मच। तो M को ज्यादा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, N जो है सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, आर ने इन्वेस्ट किए 8,000 2 years के लिए, ठीक है, 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट बताना है, तो अमाउंट बताना है, वही वाला फॉर्मूला है, मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो 8,000 और आर कितना है, 10% फॉर 2 years। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाता है 9680, जब आप सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आपका 9680, प्रिंसिपल आपका 8,000 था, सो इंटरेस्ट हो जाता है 1680, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो आप ये वाला कर पाओगे, सेम बस फिगर्स चेंज है कि 25,000 3 साल के लिए, तो 25,000 3 years 10%, तो अमाउंट आपका ये आ गया। और इंटरेस्ट के लिए अगर निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आपका कितना है 33,275, और प्रिंसिपल कितना था 25,000, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट, ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, हाउ डज लेंथ ऑफ टाइम अफेक्ट द मार्केट इंटरेस्ट रेट। सो जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो लेस रिस्की होता है, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट के जो चांसेस हैं अगर आप देखते हो वो कम होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एंड एक्सपोजर टू इन्फ्लेशन, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप दे रहे हो उसमें रिस्क फैक्टर इज लेस, सो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। नाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट, इसका डिफरेंस बताना है। फ्रंट एंड इंटरेस्ट क्या है, लेट मी जस्ट erase this, मैं इसको नहीं हो पा रहा ये वाला, आई थिंक जस्ट, और बैक एंड आपका यहाँ से है, या फ्रंट एंड जो है वो हम कब कैलकुलेट करते हैं, बिगनिंग ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट, ये याद रखना है। बैक एंड इंटरेस्ट कब करते हैं, एट द
एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। फिक्स्ड रेट जो है इंटरेस्ट वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन फ्लोटिंग में फ्लक्चुएट करता है। फिर एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, फिक्स्ड रेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स यू, इसलिए फिक्स्ड होता है तो इसलिए ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्योंकि फ्लोटिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है। नाउ तो ये तो फिक्स्ड और हम फ्लोटिंग का कर ही चुके हैं। ओके, नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट एज पर फ्लोटिंग रेट। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अनइवन नेचर होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं रहता है ना, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज, तो अनइवन नेचर है। ओके, सो बजट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन सम इंडेक्स, तो इट गोज ऑन चेंजिंग। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लीजिए। दो फीचर्स बताने हैं ऑफ प्रोवाइडिंग लोन बाय बैंक एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, अनचेंज्ड होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है, राइट। सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी रहती है। नाउ डिफॉल्ट और पेनल इंटरेस्ट एज अ फैक्टर आपको बताना है अफेक्टिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो डिफॉल्ट इंटरेस्ट क्या है, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जो बैंक चार्ज करता है अगर बोरोअर जो टाइमली अपना जो भी पैसा उसने बैंक से लिया वो रिपे बैंक को नहीं करता है, तो इन दैट केस डिफॉल्ट इंटरेस्ट क्या है कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज कर रहा है, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो यूजुअली जो है 1 ईयर के लिए होता है, बट इट इज कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स डिपेंडिंग ऑन बैंकिंग प्रोडक्ट। तो अगर आपको मेन फर्स्ट वाला भी लिखेंगे तो भी इट विल सफाइस। व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ रिटर्न? रिटर्न क्या है, वो प्रॉफिट है ऑन द इन्वेस्टमेंट, राइट। सो जब भी बैंक, अगर सपोज अगर बैंक ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करें हम ये, तो जब भी आप कहीं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करें और जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है, उसी रिटर्न को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताना है, वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। सो एम ने एक बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट की है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है उसके लिए जर्मनी से इंपोर्ट होगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है जो उसको मार्केट से बोरो करनी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको ध्यान में रखने हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को। या नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है, क्या इंटरेस्ट रेट सेम रहता है सभी कस्टमर के लिए? सो कमर्शियल बैंक फिक्स करता है ऑन सेवरल फैक्टर्स। सो कौन से फैक्टर्स हैं, ये वाले फैक्टर्स हैं। ओके पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब भी मनी इन्वेस्ट की जाती है तो आपने दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ए और बी। तो अगर आप ए में अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपने ये वाली आप बी में, जो आपने बी में पैसा नहीं लगाया, आपने इसको फॉरगो किया है, ठीक है, या सेक्रीफाइस किया है इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। तो आप ये भी देखते हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट मिस कर रहे हैं उसको छोड़ के आप ए में पैसा लगा रहे हैं, या उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन बी। तो एक तो हम ये देखते हैं कि जब भी आप दो प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करोगे, कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि अगर आप ए में पैसा लगा रहे हो और बी में नहीं लगा रहे, तो बी में पैसा ना लगाने का आपको आप इवेल्युएट करोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको मिलता, अगर आप कितना आपको रिटर्न मिलता अगर आप बी में पैसा लगाते हो, और कितना इंटरेस्ट आपको या रिटर्न मिलेगा अगर आप ए में पैसा लगा रहे हो। नेक्स्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसी को नहीं पता फ्यूचर में कितनी महंगाई होगी। सो जो पैसा देता है लेंडर, वो कुछ इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के कुछ पहले ही
प्रीमियम चार्ज कर लेता है, ठीक है, ताकि वो अगर कल फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो ही कैन बी कंपनसेटेड। फिर डिमांड एंड सप्लाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोरोअर डिफॉल्ट, सो हमेशा रिस्क रहता है कि बोरोअर जो पैसा ले रहा है वो अगर पैसा ना दे तो उस केस में लोन जो है, जो आपने दिया हुआ है बोरोअर को, आपका पैसा तो सारा वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लेंडर जो है वो रिस्क प्रीमियम हमेशा ऐड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सपोज अगर 6% चार्ज करना था तो वो 8% चार्ज करेगा, 2% ज्यादा, ताकि उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट भी जो है वो इंटरफेयर करती है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। क्या इंटरेस्ट रेट सेम है कस्टमर्स के लिए? नहीं, सब कस्टमर्स के लिए सेम नहीं होता, डिपेंड करा जाता है कि कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ठीक है, और लोन अमाउंट के ऊपर भी। सिक्योर्ड लोन्स है या अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी एसेट जो है बैंक के पास रखवाया जाता है, और अनसिक्योर्ड कोई भी एसेट नहीं रखवाया जाता लोन के टाइम। कस्टमर रिलेशनशिप, तो जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिनका बैंक के साथ, उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देन एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग, ये रिपीट है। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये अभी मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन का अभी कवर कर ही लिया ऊपर। ओके, ये वाले क्वेश्चंस अभी ये भी वही है कि आपने 1,60,000 10% पे डिपॉजिट किया, कंपाउंडेड फॉर 3 इयर्स, और अनिल ने जो किया वो फ्रेंड को दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा? हु विल गेट मोर मनी? और कितना इंटरेस्ट अमाउंट रोहित को मिलेगा और अनिल को मिलेगा? अब तो आपको कर लेना चाहिए, मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट अगर आपको आंसर नोट करना है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ, इसके बाद अगर मैंने और क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड किए तो आई विल नॉट सॉल्व, आप उसका क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके खुद कर सकते हैं। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। सो रोहित के लिए करते हैं हम पहले, कंपाउंड पे किया है तो आपका फॉर्मूला होगा यही, प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और 3%, सो इट इज 3 इयर्स। तो इसको सॉल्व करोगे आपका जो वो आ जाएगा अमाउंट 212,960। लेकिन हमसे यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है, कितना मिलेगा रोहित को? इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सो अमाउंट आपका हो गया 212 और प्रिंसिपल 1,60,000। सो इंटरेस्ट कितना मिला? यहाँ पे देखिए 52,960। ये तो रोहित का था। अभी है अनिल, आई थिंक अनिल ये नाम है, यस। अनिल का कैसे करेंगे? अनिल का पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, विच इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है, R कितना था 10 और टाइम पीरियड 3। सो इंटरेस्ट देखिए कितना आ रहा है इसका, 48,000 आ रहा है, सॉल्व हुआ है। सो आई एम जस्ट कॉपिंग द फिगर्स, आई एम नॉट सॉल्विंग इट। अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 1,60,000 प्लस 48,000। सो उसको टोटल आप करोगे तो हो गया आपका 2,08,000। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसको ज्यादा पैसा मिलेगा 2 साल 3 साल के बाद। सो रोहित को 2,12,960 और अनिल को 2,08,000। सो रोहित को ज्यादा पैसा मिलेगा बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है,
सो आई एम नॉट सॉल्विंग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफाइन बिटवीन, ये भी आपको हम कर चुके हैं, रिपीट है ये वाला। 4, नेम एनी 4 एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये भी गलती से दोबारा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, सो आई एम नॉट डूइंग इट। एंड ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये थोड़ा सा नया है, इसको मैं आपको करा सकती हूँ। सो यहाँ पे 1 लाख रुपए कंपाउंड किया जा रहा है क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो पहले क्वार्टरली का करते हैं, अभी तक हमने एनुअली किया था, आप देख लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके, जितने भी क्वेश्चंस किए वो कंपाउंडेड एनुअली था। यहाँ क्वार्टरली और हाफ ईयरली है। सो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा बेटा, तो जब भी क्वार्टरली है उस केस में आप क्या करोगे, पहले प्रिंसिपल कितना था 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है आर, आर आपका है 8%, तो क्वार्टरली है, राइट। तो उस केस में आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो ये बन गया आपका 2%, सो इट इज 2%। और एन आपका कितना था 4 ईयर, तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एन हो जाता है 16। देखिए यहाँ पे अगर मैंने किया होगा, यस यही किया इधर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ये रहा, इट इज 137280, सॉरी 137280, लेकिन आपको अमाउंट नहीं बताना, इंटरेस्ट बताना है। सो इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है और प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, सो इंटरेस्ट आ जाएगा 37,280, ठीक है। इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हाफ ईयरली बेसिस का करना है तो वो भी हम कर लेते हैं। हाफ ईयरली में देखो आप क्या करोगे, वही है, अब आर कितना है आपका 8% था, हाफ ईयरली में आप 2 से डिवाइड करोगे, क्वार्टरली में आप 4 से डिवाइड करोगे, सो आपका हो गया यहाँ पे और एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका था ये फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर 2 इयर्स, नहीं फॉर 4 इयर्स था ये क्वेश्चन में, सॉरी 4 ईयर डिपॉजिट था ना, लेट मी क्लीन दिस। तो आपने हाफ ईयरली तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से आपको ये करना है, ये आ जाएगा। और इंटरेस्ट निकालना है तो अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके आप कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, राइट। सो आपका आ जाएगा 136860 माइनस 1 लाख, सो इट इज 36,860। तो आपको ये मैं इधर लिख देती हूँ कि अगर कंपाउंडेड है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। यहाँ पे जो आर है उसको, आर परसेंटेज को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, यहाँ पे आर परसेंटेज को 2 से, यहाँ पे एनुअली है तो 1 से ही होता है, इसलिए हम सेम ही रखते हैं। और एन को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, एन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यहाँ पे 1 से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। सो आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, ये मैं अभी कर ही चुकी हूँ, रिपीट है। ये वाले क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी प्रैक्टिस करा दी है मैंने, तो आप अपने आप कर सकते हैं, राइट। ये भी आप अगेन टेक द स्क्रीनशॉट और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, मैंने आपको 2-3 करा दिए ना। 2 बेनिफिट्स बताने हैं आपको ईएमआई के फॉर द बोरोअर। तो
इजी जो है रीपेमेंट हो जाती है। बोरो जो है वो लोन को स्मॉल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर देता है, लार्ज अमाउंट का एक साथ पे करने का बर्डन उसके ऊपर नहीं आता है। देन नेक्स्ट इज, और फिक्स मंथली पेमेंट अगर बोरोर करता है तो वो अपना बजट और एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर लेता है। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यस, सो मेच्योरिटी डेट क्या है? ये वो डेट है जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो है इट मस्ट बी पेड। ग्रेस पीरियड, आपको ग्रेस डेज मिलते हैं नॉर्मली, 3 एक्स्ट्रा डेज जो है वो ड्यू डेट में ऐड कर दिए जाते हैं, इसी को डेज ऑफ ग्रेस बोला जाता है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता देती हूँ, अगर बिल की डेट है 29 जनवरी और इसको पे करना है 1 महीने के बाद, ठीक है, तो ड्यू डेट क्या हो गई? ड्यू डेट हो गई 28 फरवरी। इसमें हम 3 डेज का ग्रेस पीरियड अगर ऐड कर देते हैं तो ग्रेस डेज कौन से हो गए? 3 मार्च। तो आप जो है मेच्योरिटी जो है वो हो गई 3 मार्च की, राइट। ड्रॉबैक्स ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट एज पर फ्लोटिंग रेट, ये भी रिपीट ही है। ओके, लेंथ ऑफ टाइम, तो ये भी वही है कि लेंथ ऑफ टाइम का हम लोग कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी है कि इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डेट ऑफ मेच्योरिटी बतानी है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉ हुआ था इस डेट को, 30 डेज के बाद पेबल है। तो पहले तो डेट ऑफ बिल क्या है? 30 जून, ठीक है। इसमें अब 30 डेज के बाद पेबल है, तो ड्यू डेट क्या हो गई? 30 जुलाई। इसमें 3 डेज का आप ग्रेस डेज ऐड करोगे, राइट, तो वो हो गया आपका अब 2 अगस्त। सो 2 अगस्त जो है वो आपकी डेट ऑफ मेच्योरिटी। यूनिट 5 पे आते हैं, आरबीआई ऑफ इंडिया रेगुलेशंस ऑन बैंक। तो आपको रिवर्स रेपो रेट के ऊपर लिखना है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखो, कमर्शियल बैंक्स है, मैं इसको पूरा ही लिख देती हूँ, और आरबीआई है। यस, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। या कमर्शियल बैंक्स है एंड आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करती है बेटा? आरबीआई जो है इट इज कॉल्ड एज द मेन रेगुलेटरी बैंक, ठीक है। ये सारा बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, सो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। अब रिवर्स रेपो रेट का हमें बताना है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इट इज जब भी कमर्शियल बैंक, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट फंक्शनिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। यस, अब जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को फंड्स देता है, तो द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, उस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सो ये वो रेट है जिसमें आरबीआई जो है वो बोरो करता है पैसा कमर्शियल बैंक से, एंड दैट रेट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। नाउ आपको एक क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर के बारे में लिखना है। बहुत सारे क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल परसुएशन, डायरेक्ट एक्शन। सो मोरल परसुएशन क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि वो पॉलिसीज फॉलो करे, ठीक है। इसमें वो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स आरबीआई नहीं फॉलो करता, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, लेकिन बहुत प्यार से इन्फ्लुएंस करके, गाइड करके बैंक्स को बोलता है, कमर्शियल बैंक्स को, कि आप ये पॉलिसीज फॉलो करो, ठीक है। सो आरबीआई जैसे बोल सकता है कमर्शियल बैंक को कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में तो लेंडिंग कम करे, राइट, कॉपरेट करे आरबीआई के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रिकवर विद द इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक, आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट टू 4.5%। In relation to above statement, explain the concept of two rates and their implication. Very good. It's very easy question.
रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। अब देखो, यस, अब ये कमर्शियल बैंक्स हैं और ये आरबीआई है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक जब बोरो करता है आरबीआई से, कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है, तो वो जिस रेट पे बोरो करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट तो मैं ऊपर आपको बता ही चुकी हूँ। सो यहाँ पे ये कमर्शियल बैंक में पूरा नहीं लिख रही, स्पेस करके आप सीबी लिखा है। अब यहाँ पे आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दोनों जो रेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो बैंक तो ये रेट्स जो है, अगर मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है, रिड्यूस करना है, तो ये रेट्स जो हैं डिक्रीज कर दिए जाते हैं। और जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो ये रेट इंक्रीज कर दिए जाते हैं, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको बताना है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई और दो टूल्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इट इज दी बेसिकली मॉनेटरी मैग्नीट्यूड्स और वेरिएबल्स। तो बैंक ये जो पॉलिसीज है, जैसे कि इस किस पे फोकस होता है? मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा, ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज होती हैं। कौन से टूल से मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, इट फोकसेस दैट। सो कोई भी आपको दो टूल्स बताने हैं, कोई भी दो टूल्स बताने मॉनेटरी पॉलिसीज के, अभी हमने ऊपर किए थे ना बेटा, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, अब वो भी बता सकते हो इसमें, या बैंक रेट। सो बैंक रेट कौन सा रेट है? ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता है, आरबीआई बोरो करता है फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है, बोरो। अब रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिसपे आरबीआई बोरो करता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, लेकिन बैंक रेट में फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। एंड बेस रेट, सो आरबीआई ने बेस रेट इंट्रोड्यूस, ये दिस बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो ये इट वाज द रेट एट विच बैंक वाज विलिंग टू लेंड टू इट्स मोस्ट ट्रस्टवर्दी कस्टमर। सो बेस रेट होता क्या है? ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक जो है वो चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से। मिनिमम इंटरेस्ट रेट का आपको बताना है, अभी मैंने बताया मिनिमम को बोलते हैं बेस रेट, राइट। फिर गोल्स क्या मॉनेटरी पॉलिसी के? प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, ये सारे जो है गोल्स हैं। देन फिजिकल पॉलिसी क्या है? जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन और स्पेंडिंग पॉलिसी होती है, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन कि कैसे सेंट्रल बैंक, यानी हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। वो अपने कौन सा ये वाला फंक्शन जो परफॉर्म करता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक, इस फंक्शन, दो फंक्शंस हैं आरबीआई के, ये वाला और ये वाला, ये एक्सप्लेन करना है। सो बैंकर टू द गवर्नमेंट का क्या मतलब है? सो सो जो आरबीआई है, ये परफॉर्म करता है बैंकिंग फंक्शंस, राइट। नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, आपको ये समझना है, एक्सप्लेन हाउ सेंट्रल बैंक इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक, यस। सो आरबीआई क्या करता है? सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। सो
उनको एडवाइस करता है, इसलिए बोला जाता है कि आरबीआई जो है इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। और व्हाई इट इज अ बैंकर टू द बैंक, क्योंकि ये जितने भी बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं, ये ठीक है, उनके साथ उनको भी गाइड करता है टाइम टू टाइम। नाउ लिस्ट द constituents of statutory liquidity ratio. So cash in hand, balance in current account, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गोल्ड एक्सेट्रा। तो आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मैंने अभी बताया कि जो प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसीज। हाउ इज इन्फ्लेशन मैनेज्ड बाय आरबीआई। सो आरबीआई जो है वो मैनेज करता है इन्फ्लेशन को थ्रू दी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू, राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, या मतलब बोलो इन्फ्लेशन कम करना है, तो ये जितने भी रेट्स है, बैंक रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, ये जो है बढ़ा देता है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। व्हाट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो आरबीआई क्या करता है, डिजाइन करता है, आप सबको पता है, प्रिंट करता है करेंसी नोट्स और पुराने नोट्स को रिमूव कर देता है। सो आरबीआई को कुछ जो है रिजर्व मेंटेन करना होता है एज अ सिक्योरिटी, जैसे कि गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आरबीआई को करेंसी नोट्स इशू करने हैं, तो एट द सेम टाइम कुछ रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। Now, दो category of loans which could be priced without reference to the base rate, ये वाले DRI advances। DRI का फुल फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांस। सो ये जो लोन है बैंक देता है एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें बेस रेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर लोन टू बैंक ओन एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज, अगर बैंक अपने एम्प्लॉयज को लोन दे रहा है तो बेस रेट फॉलो किए बिना दे सकता है। देन लोन टू बैंक डिपॉजिटर्स against their own deposit. Okay. State difference between monetary and fiscal policy. Monetary policy क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है। फिजिकल गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की होती है। ये इम्प्लीमेंट मॉनेटरी करता है आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसीज के। फिजिकल के कौन से, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सेट्रा। मेन पर्पस क्या है मॉनेटरी का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। फिजिकल पॉलिसी का क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना। फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर पहले भी बताया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। क्रेडिट पॉलिसी आपको आरबीआई की बतानी है कि व्हाट इज द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। सो इसमें आप ये लिख सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी इज कंसर्न विद द चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ द क्रेडिट। इतना ही आप लिख सकते हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एसएलआर के, कि जो रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स लिमिट, राइट, सॉल्वेंसी मेंटेन करना, और टू इंक्रीज बैंक इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। को प्लीज बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसएलआर रेट। तो मैंने आपको बताया एसएलआर का मतलब क्या है, कि ये मिनिमम जितने भी बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक अपने पास ही रखेगा, वो यूज नहीं करेगा, ठीक है, उसको अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व। इट विल नॉट टच दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इट विल कीप, द मेन पर्पस इज टू मेंटेन दी लिक्विडिटी। अगर अब बैंक के पास सपोज 10 लाख डिपॉजिट है और उसमें से कुछ, आप इसको 2 लाख ही कर दीजिए, 2 लाख जो है बैंक ने अपने पास रखा है, उसको टच नहीं करेगा। तो कितने बैंक के पास बच गए लेंडिंग के लिए, वो लोगों को दे सकते हैं 8 लाख तक। तो अगर ये एसएलआर इंक्रीज हो जाता है रेट, सपोज पहले था ये आपका, इसको मैं 22 लाख की जगह कुछ परसेंटेज में बता देती हूँ, पहले था सपोज 10%,
तो 10% कितना हो गया 80,000। तो बैंक के पास पहले कितना बचा, नहीं 10 लाख है ना ये, सॉरी मैं शुरू से बता देती हूँ प्रॉपरली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपका। 10 लाख डिपॉजिट थे और रेट था 10% SLR का। तो बैंक जो है 10% ऑफ 10 लाख कितना होता है 1 लाख। 1 लाख अब बैंक ने अपने पास अलग रख लिया और अब 9 लाख ही बैंक के पास बचे लोगों को देने के लिए। सपोज ये रेट बैंक 10% से बढ़ाकर 20% कर देता है, तो 20% ऑफ 10 लाख कितना हो गया 2 लाख। उस केस में बैंक के पास सिर्फ बचे 8 लाख रुपए लोगों को देने के लिए, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। तो इंक्रीज का इम्पैक्ट क्या होता है, अगर SLR इंक्रीज हो जाए तो बैंक के पास फंड्स देने के लिए अब कम रह गए, पहले 9 लाख थे अब 8 लाख रह गए। तो इससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, वो कम खरीद पाएंगे और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट आपको बताना है, जब रेट कम हो जाता है, जब रेट SLR कम होगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा लोगों को देने के लिए और मनी सप्लाई बढ़ जाता है उस केस में, राइट। 3 फंक्शंस बताने RBI के, वो फाइनेंशियली सुपरवाइज करता है, ठीक है RBI। फिर एक करेंसी इशू करता है एंड इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। व्हाट आर द टूल्स यूज बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिपीट है क्वेश्चन, ये वाला सारा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इंपॉर्टेंस बताना है प्राइस स्टेबिलिटी का। तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे, ठीक है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव होता है और सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। ओके, नाउ आपको ऊपर वाली केस स्टडी में से पहले क्या बताना है, फंक्शंस बताने हैं RBI के, कि RBI ने एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, कमर्शियल बैंक का इंस्पेक्शन किया है। कमर्शियल बैंक वाज इम्पोज्ड विद पेनल्टीज, कुछ पेनल्टी लगाई है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि क्योंकि नॉन कंप्लायंस किया है। सो देन यू हैव टू, आफ्टर रीडिंग दिस केस स्टडी आपको बताना है कौन सा फंक्शन RBI ने परफॉर्म किया है, सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म किया, राइट। लास्ट यूनिट, परफॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। सो 3 कैटेगरीज बतानी है आपको मेन डे बुक की, विच इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच वर्किंग डे ऑफ बैंक ब्रांच। मेन डे बुक क्या है बेटा, ये हर वर्किंग डे पे बनाई जाती है। समरी है कि कितना डेबिट है कितना क्रेडिट हुआ है अंडर द 3 कैटेगरीज ऑफ कैश, क्लियरिंग एंड ट्रांसफर इन ऑल द हेड ऑफ अकाउंट। फिर आपको 4 लायबिलिटीज बतानी है बैंक की जो बैलेंस शीट में है, कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिट्स, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक्स, ये 4 लायबिलिटीज है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर पर्पस क्या है नोट्स टू अकाउंट का, कि नोट्स टू अकाउंट में जो भी आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी है उसको, उस इंफॉर्मेशन को समझने में हेल्प होती है अगर जो भी नोट ऑफ अकाउंट में मेंशन किया होता है, राइट। देन कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या है, तो ये मैंने अभी इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इसका बारे में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही वाला सेम डिटेल में समझाया है, अभी आगे मैं बताऊंगी। आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोविजन अंडर द हेड एक्सपेंडिचर ऑफ P&L स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सो अंडर एक्सपेंसेस एक आइटम होती है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, ठीक है। सो ये वो लायबिलिटीज हैं जो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता होता कि कितना ये लायबिलिटी जो है वो कब होगी या किस अमाउंट की हमें जो है लायबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, राइट। सो उसी को हम प्रोविजंस बोलते हैं फॉर अनरिकवरेबल एसेट्स। सो प्रोविजंस इन अकाउंटिंग टर्म्स हम इसको प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बोलते हैं। नो, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर छुड़वाया था वही है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, ये वो लायबिलिटीज हैं जो एडवांस में हमें नहीं पता होती और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बैंक जो है इन कंटीजेंट लायबिलिटीज के लिए पहले ही प्रोविजंस बनाता है। कौन सी है एग्जांपल बताने हैं, बैंक गारंटी, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, क्लेम अगेंस्ट द बैंक
एक्सेट्रा। हाउ दे आर शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाई जाती है, हम इन्हें बैलेंस शीट के बॉटम में एज अ नोट शो करते हैं। What does the word deposit mean in the bank balance sheet? डिपॉजिट का मतलब है बैंक डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ मनी प्लेस्ड इनटू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, राइट। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं कहाँ से आते हैं, कौन से अकाउंट से आते हैं, सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा, मनी मार्केट अकाउंट। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, वो कॉस्ट और एक्सपेंस जो इनकर किए जाते हैं फॉर रनिंग द बैंक ऑपरेशंस। विच आइटम शोज द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मेन होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो बैंक जो है कहीं पे जो है डिपॉजिट्स, ठीक है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है, सो दिस यू कैन राइट डाउन। सॉरी, द की एक्सपेंस ऑफ द बैंक इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब कस्टमर्स जो है वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आई वॉज यू कैन इग्नोर द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसमें बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो that interest is the biggest amount of expenditure. Second amount biggest expenditure है of would be operating expenses. Next, D is an MBA student specializing in bank and finance. उसको कोई prior working experience नहीं है। Her project is about NPA in banks. तो आपको properly concept बताना है what is NPA. So bank जो है अपने advances को 4 heads में divide करता है, स्टैंडर्ड एसेट्स, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं, विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब ये वो एसेट्स हैं जिसमें कोई रिस्क अटैच नहीं है। सबस्टैंडर्ड कौन से हैं, जो विच आर क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। और लॉस एसेट्स कौन से होते हैं बेटा, जो अमाउंट जो है इट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली और पार्टली, right? What are the different kind of assets generally a bank can indicate in the balance sheet? मैं सारे assets नहीं पढ़ रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस आंसर का। कैश, कैश ऑन हैंड, बहुत जनरल है, बैलेंस शीट में सारे एसेट्स जो हैं वो शो होते हैं। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से हैं, कौन से 3 मेजर्स लेने हैं प्रिवेंटिव ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना हो। ये वो लोन एडवांस होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो विच आर, ये वो लोन्स हैं, कौन ये लोन देता है, बैंक देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देता है, ठीक है, और दैट हैव स्टॉप जनरेटिंग इनकम। अब इन लोन से बैंक को कोई इनकम नहीं मिलती है एंड देयर इज अ हाई चांस ऑफ डिफॉल्ट, कि जिसने भी बोरो किया है वो वापस रिपे नहीं कर रहा है, ठीक है। बोरोर है स्टॉप पेइंग इंटरेस्ट, बोरो जो है इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा और जो बोरो ने पैसा लिया था वो भी रिपे नहीं कर रहा है। सो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, इफेक्टिव लोन मॉनिटरिंग रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। इज बैंक रेट सेम एज डिपॉजिट रेट, नो। बैंक रेट क्या रेट है, जो आरबीआई, ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है, ठीक है। डिपॉजिट रेट वो है जो इंटरेस्ट कस्टमर्स को मिलता है जब वो अपना पैसा बैंक पे डिपॉजिट करते हैं। सो बैंक देता है कस्टमर्स को। 4 impacts of non-performing assets on borrowers. So it can severely affect borrowers in several ways. एक तो क्रेडिट वर्थिनेस, सो अगर borrowers जो हैं वो अपना लोन वापस जो उन्होंने लिया हुआ है नहीं कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो जाएगा, लोग आगे से उनको नहीं पैसा देंगे। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, उनके एसेट्स वैल्यूएबल्स भी बैंक सीज कर सकता है और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी टर्न आउट टू बी नेगेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल लेजर इन प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट बुक्स। सो जनरल लेजर जो है यहाँ पे सेपरेट फोलियो होता है फॉर ईच हेड ऑफ अकाउंट। देन परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट, आप ये वाला परफॉर्मा करिए, ये वाला स्किप कर दीजिए, आगे मैंने कराया है। फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, तो ये आपके नोट्स में या बुक स्टडी मटेरियल में भी होगा, अगर आपके पास नहीं है तो ये परफॉर्मा है, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड्स है और यहाँ एसेट्स है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
right? Okay. Which item is shown as biggest amount of income? The biggest amount of income is interest income. Other sources of income, other sources of income, interest and dividend, share of earnings, etc. What is meant by voucher? Three types of credit vouchers. So voucher क्या है कि जितनी भी transactions डेबिट और क्रेडिट की होती है वो हम डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करते हैं बाय वाउचर्स. वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डेबिट क्रेडिट की सारी डिटेल्स एक्सेट्रा मेंशन होती है. Right? Three type of credit voucher. One is pay in slip which is initiated customer करता है. फिर second है pay in slip जो remittance के purpose के लिए होती है. And third बैंक के internal vouchers. What do you mean by ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बैंक? सो ये जो हेड है इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, इसमें एम्प्लॉय की कॉस्ट. ऑपरेशनल एक्सपेंस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंस होते हैं जो डे टू डे रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, रेंट, लाइटनिंग, स्टेशनरी एक्सेट्रा. वाउचर वाला रिपीट आ गया दोबारा, स्किप दिस. So this is all in this marathon video. I wish you all the best for your tomorrow's board exam. Best of luck to everyone. Do your paper well. And please, this is my request to again revise the important questions which I have covered in the video. इस वीडियो को आप 2x स्पीड में देखिए, दोबारा देखिए ताकि कोई भी important question आपसे skip ना हो जाए. Please hype the video, like and share and subscribe my channel. Thank you. Thank you for watching.